मेरे प्रिय छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि सुपर टेट की सुपर ब्रांडेड क्लासेस अनन्या एकेडमी में प्रारंभ हो चुकी हैं और मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, आप सभी का अनन्या एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। और इसमें हम लोग आज देखेंगे कि सुपर टेट में जो कि एक काफ़ी विशाल विषय जिसे आप जियोग्राफी कहते हैं, भूगोल कहते हैं, इसको हम लोग आसान तरीके से समझने का एक प्रयास करेंगे। और सुपर टेट में आपको बता दें कि यदि आप चाहें बहुत आसानी से बहुत अच्छा अंक अर्जित कर सकते हैं, जिसमें भूगोल एक इंटरेस्टिंग विषय भी है। यह एक इंटरेस्टिंग विषय भी है। अगर जियोग्राफी आपकी अच्छी होगी तो अन्य विषयों को पढ़ने में भी मददगार साबित होगा। यहाँ पर आइए मेरे प्रिय छात्रों, हम लोग देखते हैं मोशन ऑफ अर्थ का दूसरा फेज, जिसे आप कह सकते हैं कि पृथ्वी की गतियाँ या मोशन ऑफ अर्थ। इस मोशन ऑफ अर्थ या पृथ्वी की गतियों में यहाँ से मेरे प्रिय छात्रों एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है कि जैसे ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के बारे में एक तो यह भी समझना होगा कि जैसे सपोज दैट यह पृथ्वी का प्रतिरूप जिसे आप ग्लोब कहते हैं, मान लीजिए यह आपका ग्लोब है, दिस इज ग्लोब। और इस ग्लोब पर कहा जाता है कि ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी का प्रतिरूप है, पृथ्वी का मानचित्र है, कॉपी ऑफ फोटो ऑफ अर्थ। यहाँ ग्लोब के मध्य से, यह भी आप सुने होंगे कि ग्लोब के मध्य से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को आप 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। इसे आप क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश। इसे ही आप भूमध्य रेखा कहते हैं। इसे आप भूमध्य रेखा कहते हैं। और इस भूमध्य रेखा को ही आप विषुवत रेखा कहते हैं, तथा इन दोनों को आप संयुक्त रूप से इक्वेटर लाइन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड इक्वेटर लाइन। और इस इक्वेटर लाइन या 0 डिग्री अक्षांश से गोले के उत्तर में स्थित आधे भाग को आप उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। इसको आप उत्तरी गोलार्ध या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। दिस इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, या इसी को आप थल गोलार्ध भी कहते हैं। थल गोलार्ध या लैंड हेमिस्फीयर, इसको आप क्या कहते हैं? लैंड हेमिस्फीयर। यह इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब आप इस भाग में सर्वेक्षण करेंगे, देखेंगे, इस भाग में आधे से अधिक भाग पर स्थल भाग की प्राप्ति होती है। तो मेरे प्रिय छात्रों, इसी के साथ भूमध्य रेखा से दक्षिण में गोले के आधे भाग को आप दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं।
दिस इज कॉल्ड दक्षिणी गोलार्ध या साउदर्न हेमिस्फीयर। इसको आप साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। और इस भाग में कहा जाता है कि इस भाग में जल भाग की प्रतिशतता अधिक है, इसीलिए इसे आप जल गोलार्ध भी कहते हैं। इसको आप क्या कहते हैं? जल गोलार्ध या वाटरी हेमिस्फीयर। दिस इज कॉल्ड वाटरी हेमिस्फीयर। इसको आप वाटरी हेमिस्फीयर कहते हैं। यहाँ इस ग्लोब को आपने देखा 0 डिग्री अक्षांश के कारण 2 गोलार्धों में विभक्त हो गया। जो मूल रूप से आपको देखना है वह यह है कि इस उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, और 23.5 डिग्री साउथ की अक्षांश रेखा को आप मकर रेखा कहते हैं। मकर रेखा एवं उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा को आर्कटिक वृत्त कहते हैं। वह 66.5 डिग्री साउथ को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं तथा 90 डिग्री नॉर्थ को उत्तरी ध्रुव या इसे ही नॉर्थ पोल कहते हैं, नॉर्थ पोल। और 90 डिग्री साउथ को दक्षिणी ध्रुव, इसे आप दक्षिणी ध्रुव या साउथ पोल कहते हैं। इस साउथ पोल को ही आप शॉर्ट में एसपी कहते हैं, ब्रीफ में। इसे संक्षिप्त में एनपी कहते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो यह पृथ्वी पर गुजरने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। और इसे यदि आप कर्क रेखा को देखेंगे, अंग्रेजी में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। वह मकर रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। आर्कटिक वृत्त को इट इज कॉल्ड आर्कटिक सर्कल एवं अंटार्कटिक वृत्त को अंग्रेजी में अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं, अंटार्कटिक सर्कल। इसे आप बेटा याद कर लीजिएगा। और पृथ्वी इलिप्टिकल ऑर्बिट में यह दीर्घ वृत्ताकार पथ में सूर्य के चारों ओर ऐसा कुछ परिक्रमा करती है कि सूर्य की किरणें थ्रू आउट ईयर वर्ष भर यह मकर रेखा, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा अर्थात कर्क रेखा पर अधिकतम चमकती है लंबवत, फिर मकर रेखा, और चूँकि दोनों पहुँचने से पूर्व यह कर्क रेखा पर स्थापित होने के बाद अग्रसर होती भूमध्य रेखा,
और फिर अग्रसर होती है मकर रेखा। मकर रेखा के बाद पुनः भूमध्य रेखा और इसके बाद कर्क रेखा। तो यहाँ पर आप देखेंगे सूर्य की किरणों का अधिकतम नॉर्थ और साउथ में चमकना संक्रांति कहलाता है। इसे आप क्या कहते हैं? संक्रांति। और इस संक्रांति को आप सोलिस्टिक कहते हैं। अंग्रेजी में इसे आप सोलिस्टिक कहते हैं। और यह सूर्य के चारों ओर कुछ इस प्रकार से परिक्रमा करती है कि यह कभी भी कर्क रेखा के उत्तर में या मकर रेखा के दक्षिण में लंबवत स्थापित नहीं होती है। तो इसे आपको याद करना होगा। और इसी के साथ अब आप यहाँ जो दो प्रश्न आपके यहाँ बनते हैं उसे आप कह सकते हैं कि एक है उपसौर और एक है अपसौर। उपसौर और अपसौर, इसे ध्यान से समझने के लिए आप देखिए, जैसे मान लीजिए यह दीर्घवृत्ताकार पथ है। यह दिस इज एलिप्टिकल ऑर्बिट। यह दीर्घवृत्ताकार पथ है। इस दीर्घवृत्ताकार पथ में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। और यहाँ पर मान लीजिए ये सूर्य है, दिस इज सन, और पृथ्वी ऐसा कुछ चक्कर लगाती है कि यहाँ कभी पृथ्वी चक्कर लगाते हुए यह एसपी है, नॉर्थ पोल, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एवं कभी चक्कर लगाते हुए रिवोल्यूशन करते हुए इस ढंग से पहुंचती है। और यहाँ पर मान लीजिए दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। ये 0 डिग्री अक्षांश, कर्क रेखा और मकर रेखा। तो यहाँ पर परिक्रमा करते करते यह एक अवस्था में इसके सन्निकट पहुंच जाती है और एक अवस्था ऐसी होती है जो दूरस्थ पर होती है। तो यहाँ पर ये नियरेस्ट, यह निकट की अवस्था है। और निकट की स्थिति में सूर्य और पृथ्वी के मध्य की जो दूरी होती है वह लगभग 14 करोड़ 84 लाख किलोमीटर होती है, जबकि दूरस्थ की स्थिति में लगभग 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर होती है। 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर यह अधिकतम दूरी और 14 करोड़ 84 लाख यह निकटतम दूरी। तो यहाँ ये थ्रू आउट ईयर्स सूर्य के चारों ओर ऐसे पृथ्वी चक्कर लगाती है। तो यहाँ बेटा बहुत ध्यान से आप देखिए, जैसे पृथ्वी का सूर्य के निकट आने की अवस्था को यहाँ आपको रटना होगा। जैसे मान लीजिए आज भी परिवारों में एक संयुक्त परिवार है और वहाँ पर मान लीजिए कई बच्चियाँ हैं एक परिवार में,
और लगभग 34-35 बहनें हैं। इसमें कहा जाएगा कि बड़ी बहन की शादी हो गई तो उसे एक एक करके उस परिवार में सबकी शादी होना तय है। तो यहाँ सबसे छोटी वाली बच्ची कहेगी कि 34 जेजू, अर्थात आप लोग जैसे भारतीय संस्कृति है कि जब बड़े बहन की शादी होगी तो उनके पतिदेव महोदय को अन्य बच्चियाँ छोटी जीजा कहती हैं, और इसी जीजा को आज के समय में फैशन स्वरूप बच्चियाँ जीजा के बजाय जेजू कहती हैं। क्या कहती हैं? जेजू। और इस जेजू के क्रम में आप याद कर लीजिए 34 जेजू, 34 जेजू। जैसे ही आप याद करेंगे 34 जेजू तो यहाँ 3 पहले आएगा और JA मीन्स जनवरी, 4 बाद में आएगा JU अर्थात जुलाई। तो एक बार रटना होगा, नहीं तो आप जब तक एक बार सेट नहीं करेंगे जून भी हो सकता है, लेकिन जब आप एक बार इसको सेट कर देंगे दिमाग में 34 जेजू। और अब अगर मंथ के महीने में देखा जाए, वर्ष के शुरुआत में आती है जनवरी, बाद में कौन आती है? जुलाई। तो यहाँ पहले मीन्स पास, पहले मीन्स पास। तो यहाँ 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, जबकि 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। यहाँ अब पृथ्वी के सूर्य के निकट की अवस्था को आप उपसौर कहते हैं। इसको आप बेटा याद करें, या उपसौर को ही पेरीहेलियन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड पेरीहेलियन, अर्थात पृथ्वी का सूर्य के निकट की स्थिति को भूगोल में पेरीहेलियन कहते हैं। इट इज कॉल्ड पेरीहेलियन। और दूर की अवस्था को आप अपसौर कहते हैं, अपसौर, या इसे ही अपहेलियन कहते हैं, अफेलियन या अफेलियन। 4 जुलाई को अधिकतम दूरी पर होती है, जबकि 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकटस्थ होती है। और जब सूर्य के निकटस्थ होगी तो इसकी गति पृथ्वी की अधिकतम होती है। पृथ्वी की गति कैसी होती है? अधिकतम होती है। जबकि सूर्य से दूरी की अवस्थिति में अपसौर के समय पृथ्वी की गति न्यूनतम होती है, अपने गति के न्यूनतम होती है। तो यहाँ इसे आप बेटा याद कर लें, ये आपके यहाँ पूछा जाता है। और इन्हीं दोनों को जब आपको माध्य जानना होता है, औसत दूरी, तो जो दोनों को जोड़कर डिवाइडेड बाई 2। और आप यही कहते हैं कि पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी के मध्य की औसत दूरी, एवरेज डिस्टेंस 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। 14 करोड़, या ऐसे आप लिख सकते हैं 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर, 96 लाख किलोमीटर। और पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य की दूरी का मापन
किया जाता है खगोलकीय इकाई में। इसे ब्रह्मांडीय इकाई भी कहते हैं तथा इसे अंग्रेजी में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या संक्षिप्त में एयू कहते हैं। और एक एयू में 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर अर्थात खगोलकीय एकक इकाई। इसे आप कह सकते हैं पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी कितनी है? 1 AU, 1 AU, और 1 AU मीन्स इक्वल टू 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर, 96 लाख किलोमीटर। तो ये आपका पृथ्वी की गतियों में इसे आपको जानना चाहिए। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और ऐसे ही चंद्रमा के बारे में भी कहा जाता है। और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तथा चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है और ये दोनों मिलकर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ आप याद कर लीजिएगा 34 जेजू, 34 जेजू अर्थात जे मीन्स जनवरी, जे मीन्स जनवरी। 3 जनवरी को उपसौर या पेरिहेलियन की अवस्था होती है जिसमें पृथ्वी सूर्य के सबसे निकटस्थ की स्थिति में होती है। दूसरा, पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से दूरस्थ की अवस्था में होती है जिसे आप अपसौर या अफेलियन कहते हैं। तो यह आपके लिए मित्र बहुत आवश्यक है। कुछ नहीं करना है, केवल इसी दोनों डेट्स को आप याद कर लीजिए। और पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य की दूरी का मापन किसके द्वारा किया जाता है? खगोलकीय इकाई के द्वारा। इसे ही आप ब्रह्मांडीय इकाई कहते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। पृथ्वी और सूर्य के मध्य की कुल दूरी कितनी हुआ करती है? औसत दूरी कितनी है? 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। इसे आप याद कर लीजिए। दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू।